नाम पे नहीं मैं बात करना चाहता, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं चैनल का ना एंकर। मैं आपको कह रहा हूँ, आपको भी ऐसा क्यों लगता है कि अघोषित इमरजेंसी? अघोषित इमरजेंसी तो है ही है। देखो, आज कोई भी आदमी कहीं भी बोलने में घबराता है, ऑफिस में कहीं भी। एक साइको बना दिया लोगों के अंदर, एक डर सा है। ये परिणाम आने के बाद वो डर खत्म हुआ कुछ? हाँ, अब हल्का सा लगा है कि यार कुछ खुले, अब जैसे हुआ है ना, अब जैसे अभी 200 तो आप तो बोल रहे हैं, मैं भी बोलता रहता हूँ। हाँ, लेकिन अब हल्का सा लगा है कि हम बोल रहे हैं, आनंद आ रहा है कि भाई अब कुछ लगेगा कि कुछ इतना दबाव नहीं आएगा, क्योंकि अब प्रतिपक्ष का नेता नहीं था पहले तो, मोदी जी के अब अगेंस्ट एक। आज तुमने देखा ना, मोदी जी जब चल रहे थे तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, और उनके चेहरे पे इतनी जैसे चलते थे ना टाइगर की तरह, मैं अकेला सब पे भारी, वो थोड़ा सा मुरझा सा गया उनका चेहरा। अच्छा, और बड़ी तस्वीर ऐसी कि जस्ट पीछे राहुल गांधी। हाँ, जस्ट पीछे राहुल गांधी था, वो उनको सह नहीं पाया। उन्होंने हाथ बड़े मुश्किल से मिलाया, बड़ी मुश्किल से ऐसे हाथ निकाला। आपने देखा हाथ मिलाते वक्त बॉडी लैंग्वेज में क्या फकता? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं इसको ऐसे भी मानता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। मोदी एक मामले में अलग है देश के नेताओं में, क्योंकि वो संगठन का काम करते रहे। 2001 में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, वो भी एक किस्सा मैं अभी सुनाई देता हूँ, क्योंकि इमरजेंसी का टॉपिक और उसमें तो किस्सा मैं ये सुना देता हूँ कि माधवराव सिंधिया के साथ विमान दुर्घटना में एक पत्रकार की मौत हो गई थी। आपको पता है कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया विमान दुर्घटना में उनका निधन हुआ था, तो उसी में उनके साथ जो पत्रकार गए थे उनका भी निधन हो गया था। दिल्ली के लोधी स्टेट में जो यहाँ पर शमशान घाट है, वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, और आज के प्रधानमंत्री और तब के बीजेपी के संगठन के कर्ता धर्ता नरेंद्र मोदी उस अंतिम क्रिया में शामिल होने के लिए वहाँ गए थे, और तभी अटल जी का उनको फ़ोन आया कि कहाँ हो। उन्होंने बताया, तो उसके बाद अटल जी ने पहले आडवाणी जी से नरेंद्र मोदी मिले, और फिर उन्होंने कहा, अटल जी ने अपने अंदाज में नरेंद्र मोदी से कहा कि दिल्ली में बहुत मोटे हो रहे हो, अब अहमदाबाद जाओ और इसके गांधीनगर जाओ। और उसके बाद एक छोटा सा ब्रीफ केस लेकर नरेंद्र मोदी यहाँ से रवाना हुए, और उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया, और उसके बाद वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 2001 में वो बने, उसके बाद 2000 आपको दंगों के बारे में मालूम ही है, 2002 में वो फिर मुख्यमंत्री बने, 2007 में बने, 2012 में बने, और प्रचंड बहुमत से वो तीनों इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, और 2 दशकों के बाद 1984 के बाद एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ने वो जनमत दिया कि एक पार्टी को बहुमत दिया। रिकॉर्ड बात ये हुई कि उन्होंने दूसरा चुनाव जब लड़ा तो भी बीजेपी को 300 से ज़्यादा सीटें आई। अकेले दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार बहुमत हासिल करने का काम किया, और इस बार तो 400 पार का नारा था, लेकिन बहुमत भी भारतीय जनता पार्टी को अकेले नहीं मिला, एनडीए को मिला। ये भी एक तरह से तो उपलब्धि है, लेकिन दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक इतना मजबूत विपक्ष कभी भी न तो विधानसभा में और न लोकसभा में देखा था। इसकी आदत उन्हें नहीं है, और अब उनकी इस विपक्ष को, और ख़ास करके उसमें बात ये भी आ जाती है कि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने देश के लोगों ने कांग्रेस को रसातल में भेजने का काम किया राहुल गांधी के चेहरे पर, वही राहुल गांधी 10 वर्षों की अपने सफ़र में आज विपक्ष के नेता का पद पाने में कामयाब हुए। आज कांग्रेस की स्थिति वैसे तो 99 थी, लेकिन अब 100 हो गई है। एक सांगली के सांसद उसको शामिल हो चुके हैं। आज राहुल गांधी कैबिनेट मंत्री पद का रैंक पाने में कामयाब हुए। विपक्ष का नेता, एक तरफ तो उनके ऊपर 10 साल पहले लगा कि राहुल गांधी ने पार्टी को रसातल में ले गए, दूसरी तरफ आज पूरा कांग्रेस ये मानती है कि राहुल गांधी ने अकेले अपने दम पर कांग्रेस पार्टी को वहाँ से उठाकर यहाँ तक ले आया है। अब संसद में बहुत सारे मौके ऐसे आएंगे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के तौर पर, इसके अलावा बहुत सारी महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां हैं
चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, चीफ विजिलेंस कमिश्नर की, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, बहुत सारी ऐसी नियुक्तियां हैं जिसमें विपक्ष का नेता भी सदस्य है। तो एक टेबल पर जब प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी अब इन लोगों का चयन करने के लिए बैठेंगे तो उस वक्त माहौल क्या रहेगा, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जो कटुता कांग्रेस और बीजेपी में रही है, ऐसी आज़ादी के बाद किन्हीं दो दलों में नहीं रही है। यहाँ तक कि जब इमरजेंसी की बात हो रही है तो मैं ये बताऊं कि जयप्रकाश नारायण से बातचीत की कोशिश इंदिरा गांधी कर रही थी और उसमें बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि ये बातचीत हो जाए और आंदोलन इस तरह का न चले। चंद्रशेखर जी अपनी एक संस्मरण में लिखते हैं कि उन्होंने खुद कोशिश की थी कि इन दोनों के बीच में ऐसी बात हो जाए, लेकिन उनका कहना है कि उस वक्त जो रामनाथ गोयनका साहब थे उनकी बात ज़्यादा जयप्रकाश नारायण मानते थे। और आपको ये भी शायद नहीं पता होगा कि जिस वक्त इमरजेंसी लगी उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। बतौर कांग्रेस नेता चूंकि वो इंदिरा गांधी की नीतियों की मुखालफत करते थे, इसलिए उन्हें भी गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उन्हें हरियाणा की जेल में भेजा गया। हरियाणा में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर जी की बड़ी इज्जत करते थे। उन्होंने डॉक्टर भेज दिया चंद्रशेखर जी के चेकअप के लिए और डॉक्टर ने उनसे कहा कि हम आपका बीपी शुगर कुछ इधर उधर कर देते हैं। उन्होंने कहा मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि आप जेल की जगह अस्पताल में रहें, आप तो गए हैं लेकिन हम आपकी इज्जत बहुत करते हैं, आप जेल में रखना नहीं चाहते। चंद्रशेखर जी ने कहा कि सेहत के बारे में जो झूठ बोलता है बाद में उसकी सेहत भी खराब हो जाती है, इसलिए मुझे जेल में ही रहने दो। तो ये किस्से कहानियां मैं आपको आगे भी सुनाऊंगा। अगर इमरजेंसी की चर्चा ऐसे ही होती रही तो मैं और भी किस्से जो बड़े रोचक है मैं आपको सुनाता रहूंगा। बहरहाल आप